रेडियो में आए, गद्य लिखा, कहानी लिखी। कहानी के बारे में आलोक जी ने कल बताया था, आघात के बारे में। लेकिन आज हम थोड़ा सा उस पर विस्तार से जाएंगे। मैं शुरू करूं। मैं आपको एक 2-2.5 मिनट का उनका एक रेडियो नाटक है, दर्द और धुआं। इस नाटक का हमने एक छोटा सा रूपांतर किया था, 2-2.5 मिनट का है। पहले वो देख लें, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रेडियो से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम अन्य विधाओं पर जाएंगे। कृपया वो कहानियां और नाटक पढ़े हैं, यदि नहीं तो सुनिए एक रेडियो नाटक का ये छोटा सा हिस्सा, दर्द और धुआं। विमला, तोड़ दो इन दीवारों को, उतार फेंको ये जुआ। तुम्हें हंसने नहीं देता, तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता, तुम्हें आजादी से जीने नहीं देता। जिंदगी को वही भोगता है जो उसे बदलने की ताकत रखता है। काश मैं ऐसा कर सकती राकेश। हर चीज का एक वक्त होता है और हर कदम का एक मकाम। अगर कदम तय वक्त में उस निश्चित मकाम पर नहीं पड़ते तो बहक जाते हैं। और आज मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे सामने जिंदगी को बदलने का नहीं, उसे बर्दाश्त करने की मजबूरी है। विमला, जिंदगी बड़ी नेमत है। चाहे कितनी मजबूरियां, चाहे कितने दर्द और चाहे कितनी दीवारों से घिरी हो, आखिर जिंदगी हमें कुछ ना कुछ देती ही है। क्या देती है? जिंदगी के लिए सोना सोना आसमान जिसमें रोशनी की एक किरण तक नहीं। आखिर ये जिंदगी हमें देती क्या है? कि आदमी को हर हालत में जिंदगी का रस लेना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। क्या तुम्हारे भीतर रवायतों से लड़ने की ताकत भी नहीं है? ताकत सब में होती है राकेश, मेरे अंदर भी है। मैं भी आज अपने ब्याह के 5 साल बाद सामाजिक मर्यादा को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मगर मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति का भरोसा एक ऐसी बाधा है जो मेरे पांवों पर नहीं, मेरे संस्कारों पर चोट करता है। और सिर्फ पांव जख्मी होते ना तो मैं घिसट कर भी तुम्हारी सहारे ये जिंदगी काट लेती। मगर जख्मी संस्कार लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे गलत न समझो विमला, कि मुझे लगा कि तुम जिंदगी से कोई समझौता नहीं कर पा रही हो। शायद ये सच है। मैं वाकई जिंदगी से कोई समझौता नहीं कर पाई। मैंने अब तक पति से प्यार का जो नाटक किया, अगर उसका एक अंश भी मेरी जिंदगी में उतर जाता तो शायद मैं सुखी हो जाती। पर अब मैं न इन लोगों के साथ जी सकती हूँ और न इन लोगों के बगैर। न प्रेमिका की तरह रह सकती हूँ, न मां के रूप में। जरा सोचो कितनी तकलीफदेह स्थिति है कि मैं ना उनकी हूं और ना तुम्हारी। ना मैं जी रही हूं, ना मैं मर रही हूं। उनके रेडियो नाटक दर्द और धुआं का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। राकेश और विमला के हवाले से, दोनों के बीच जो संवाद है उनके हवाले से, वो हम सबकी जिंदगी में कई बार जो अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही कुछ सवालों का सामना करते हैं, ये सवाल वो कितनी खूबसूरती के साथ नाटक में उन्होंने उठाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब वो भोपाल में आकाशवाणी में थे तो रेडियो के प्रति उनका जो एक पागलपन की हद तक उनका जो दीवानगी थी। और इस नाटक के लिए और भी उनके कुछ और नाटक होंगे,
लेकिन मुझे इस नाटक के बारे में जानकारी है कि आपने देखा कि बाद में एक गिलास के झंझना कर टूटने की आवाज है। विमला का जो सिसकना है या रोना है, गिलास का चटकना है, ये एक ध्वनि प्रभाव, ये उस नाटक की स्क्रिप्ट में है। रेडियो नाटक जो उन्होंने लिखा उस नाटक के आलेख में है कि गिलास टूटने की आवाज, विमला की सिसकी। अब देखिए कि कितना बारीक ऑब्जर्वेशन, कितना महीन और उनका जो सूक्ष्म अनुभव था। कई बार वो इस नाटक के लिए, आलोक जी बताएंगे अभी, कि रात में निकल जाते थे, रात भर भटकते थे। क्यों? इस नाटक में कई बार उनको सन्नाटे का संगीत देना होता था। तो सन्नाटे का संगीत क्या होता है? सन्नाटे का संगीत कई बार आपके मन में होता है, कई बार वो झींगुर की शक्ल में सामने आता है, कई बार चिड़ियों के चहचहाने की शक्ल में सामने आता है, कई बार कुछ और तरीके से सामने आता है। तो रात भर वो भटकते थे और रात भर वो रिकॉर्डिंग करते थे। वो इस नाटक के जो रिकॉर्डिंग के वक्त काम आई थी। तो रेडियो की उसका जो उनका गद्य है, उनसे उसके बारे में पहली टिप्पणी मैं आलोक जी से ही चाहता हूं कि वो, चूंकि वो घर से गायब रहते होंगे, ध्वनि के प्रभावों को संकलित करने के लिए आपका अनुभव। जी, तो जैसा आपने बताया, ये सब कार्यक्रम रात के हुआ करते थे और उनके एक मित्र हैं, अब तो वो भी नहीं रहे, दामोदर सदन, इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। तो दामोदर जी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि दुष्यंत कहते थे यार चलो अपन रात में जो है पूरा भ्रमण करेंगे और भोपाल रात में कैसा दिखता है, रात में वो हमसे क्या कहता है। दिन में तो हम देखते हैं कि शहर हमसे क्या कह रहा है, पर रात में वो एक अलग तरह से संवाद करता है। तो हम उसको जरा उसको देखते हैं, वो बात क्या है। और हुआ ये था कि जब वो भोपाल आए तो उस समय भोपाल आकाशवाणी स्थापित ही हो रहा था। तो उनको मतलब शुरुआत में बहुत छूट मिली कि वो अपने बहुत प्रयोग कर पाए वहाँ पर। जो है कई चीज़ें उन्होंने स्थापित की। उनके पास कई जो है विभाग हुआ करते थे जिसमें वार्ता भी होती थी। पर जैसा आपने बताया कि रूपक और नाटक, ये सब उनके दिल के बहुत करीब थे, बहुत। और मुझे लगता है कि ये जो उनके वहाँ जो प्रयोग उन्होंने किए हैं, बाद में जब उन्होंने एक ऋषभाई लिखा है तो वो जो अनुभव है उनके बहुत काम आया है। वो जो काव्य नाटक है उसके अंदर आप जो देखते हैं वो पूरा जो नाटक का तत्व है, हालांकि वो उसमें पूरा जो नाटक है वो पूरा कविता में है, काव्य में है, काव्य नाटक है वो। पर और वो जो रूपक उन्होंने रेडियो में लिखे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर और वो सब चीज़, तो वो बहुत उनके उन्होंने मतलब उनकी ओवरऑल एक राइटर का जो व्यक्तित्व होता है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे ख्याल से। धन्यवाद अलंकारिता के और फिल्म निर्माण से संबंधित जो आपका विभाग है उसके छात्र भी मौजूद हैं। देना चाहता हूं कि आपने जैसे अभी ये नाटक देखा, आपने देखा कहीं आपको एक ऐसा कोई लगा कि कोई शब्द उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया है जो सुनने में खटकता हो? कोई बच्चा बता सकता है, कोई छात्र बता सकता है? नहीं ना? इसका मतलब वो बोलने, जो रेडियो की जो भाषा थी, प्रसारण की जो भाषा थी, उसके साथ इतने रच बस गए थे। आलोक जी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग दी थी अभी, लेकिन उसमें अफसोस कि डिस्टर्बेंस इतना है कि मैंने बहुत उसको फिल्टर लगा के क्लीन किया, लेकिन हो नहीं पाया कि वो कितनी रिहर्सल करते थे और शब्दों को बदलते थे, कई बार रिहर्सल करते थे। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यानी वो शब्द जो लिखे जाते हैं, सारी ताकत शब्दों की होती है। यहां हमने अभी एक हिस्सा सुना जो रेडियो की भाषा का है, इसमें संपूर्णता है, आने वाला कोई शब्द नहीं, लेकिन ये आपके दिल के भीतर कर गया है। लेकिन यही रेडियो एक दिन उनका मोहभंग हो जाता है और वो खुद। एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, बस ये वाली बात, जो कैसेट मैंने आपको दिया उसमें आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से बात करते हैं, तो वो उसको कैसे रिकॉर्ड, वो क्या करते, जब गांव जाते थे तो अलग अलग लोगों से बात करके, तो उसमें जैसे उनके उपन्यास में
भिक्कन का एक कैरेक्टर है या ओखो जी का कैरेक्टर है, वो सारे तो वो लोग किस तरह से बात करते हैं उसी तरह से वो उनके अपने उपन्यासों में उनको मतलब पहले रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि ये चरित्र किस तरह से बात कर रहा है, और जब वो अपने वही वो जो मौखिक शब्द हैं जब वो लिखित में आते हैं तो आप वो देखते हैं कि वैसे के वैसे ही आना है। तो बातचीत वाली का जो अंदाज है, जिस तरह से कैरेक्टर बोलता है, वो बिल्कुल रियल लाइफ से उठाया हुआ। जैसे कल अनूप जी कह रहे थे कि यथार्थ का पुनर्सृजन होता है साहित्य जो है, जिसमें कल्पना का पुट होता है, पर बेसिकली यथार्थ का ही पुनर्सृजन है। तो वो महसूस किया कि वो जो पात्र हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स कैसे बोल रहे हैं, वही उनके उपन्यास में आता है। यानी वही है जो हम लोग आपस में बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कई बार मोहभंग भी होता है, और जब मोहभंग होता है तो उनका रेडियो से नाता उन्होंने तोड़ा। क्या लिखा उन्होंने लिखा, रेडियो में काम कुछ मत करो, सिर्फ घुटो, घुट घुट कर चाय सुड़को, फिर फोन करने उठो, हर एक घूंट के संग नई खबर गढ़ो, अफसरों को गालियां दो, ना लिखो ना कुछ पढ़ो। और ये रेडियो का उनका रेडियो की भाषा पर हम अब आते हैं। एक